हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं संस्कृत इस सब्जेक्ट की। तो संस्कृत नाम सुन के कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, अरे वाह व्हाट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और किसी को लगा अरे ये क्या है, कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, कितना डिफ़िकल्ट है, हमें तो आता भी नहीं है। तो जिन लोगों को ऐसा लगा कि संस्कृत बहुत बोरिंग है या हमें आता नहीं है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, क्योंकि आज हम संस्कृत को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक से, वो है संज्ञा प्रकरण। तो यहाँ पे है हमारा सबसे पहले माहेश्वरी सूत्र। तो माहेश्वरी सूत्र बताने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारे दूसरे लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी, फिर फ्रेंच, जर्मनी, ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं, इसकी हम शुरुआत कहाँ से करते हैं कभी भी। जैसे हम स्कूल में जाते तो हमें क्या सिखाया जाता है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स, बराबर। तो उसी तरह अभी हम इस स्टेज पे आने के बाद सबसे पहले बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स की। तो कौन से अल्फ़ाबेट्स? तो संस्कृत के अल्फ़ाबेट्स। संस्कृत के अल्फ़ाबेट्स को माहेश्वरी सूत्र के नाम से पहचाना जाता है। तो माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका ओरिजिन क्या है? तो जब भगवान शंकर तांडव कर रहे थे तो उन्होंने उनके जो डमरू है उसका नाद किया, उसको बजाया, और उसमें से कुछ 14 श्लोक आए, और उन 14 श्लोक को ही हम कहेंगे माहेश्वरी सूत्र। तो अब ये जो 14 श्लोक है, इसके अंदर कुछ वर्ण दिए हुए। तो ये जो वर्ण है ये हमारे सिमिलर टू हिंदी है, बस इनका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा अलग है। तो फिर अब पढ़ते हैं हमारे संस्कृत के माहेश्वरी सूत्र की तरफ। तो यहाँ पे सूत्र में क्या क्या दिया है पहले हम देखते हैं, उसके बाद फिर उसके जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस किए हुए उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा अ ई उ न, रु रु क, ए क ग, ऐ औ च, ह य व र ट, ल न, य म ग न न म, झ प ग, घ ढ द श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ त च ट त व, क प य, श स स र ह ल। तो यहाँ पे हमने देखी कि कुछ 14 लाइन्स है और उसके अंदर अलग अलग वर्ण है। हम इन वर्णों से पहले से परिचित है, बस इनका सीक्वेंस अलग है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो संस्कृत के जो वर्ण है वो कोई लाइन में ज़्यादा है, कोई लाइन में कम है। तो ये इसी तरह से रहते हैं। हमें ये जो श्लोक है माहेश्वरी श्लोक सूत्र, इससे हमें लर्न करना बहुत ही IMP है। अगर जैसे कोई भी लैंग्वेज रहती है तो अगर जब तक हमको उसके अल्फ़ाबेट से नहीं समझ में आते तब तक हम उसके सेंटेंस नहीं बना सकते, वर्ड्स नहीं बना सकते। तो सेम थिंग इज़ विद द संस्कृत। जब तक हमको माहेश्वरी सूत्र ढंग से याद नहीं रहेगा तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे हम माहेश्वरी सूत्र ढंग से कर लेते हैं तो हम आगे संधि समझ सकते हैं, समास समझ सकते हैं। तो जो बाकी की जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो हमें माहेश्वरी सूत्र के ऊपर ही समझेंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के बताया है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छी तरह से बाय हार्ट करनी है। उसके बाद आता है वो सूत्र इसका हलन्त्यम। तो हलन्त्यम का क्या कहता है? उपदेशे अंत्यम हलितस्यात्। तो उपदेश अवस्था में रहने वाला अन्य अर्थात आखिरी वर्ण का इत संज्ञा होता है। तो यहाँ पे जो ये हमारे अ यू न रू लू को, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला वर्ण आपको दिख रहा है, जैसे न है, क है, उसके बाद इनका क्या होता है? तो इनको लास्ट में देख सकते हैं आप, इनको हलन्त्यम लगता है, यानी कि एक नीचे लाइन आती है जिसको हम कहेंगे हलन्त्य। तो यहाँ पे इस सूत्र में भी यही कहा जा रहा है कि उपदेश अवस्था यानी कि पाणिनि आदि जो हमारे ऋषि मुनि हो चुके, इनके कहे गए शब्द जो है उसको हम उपदेश अवस्था कहते हैं। और उस उपदेश अवस्था के अंदर अ ई ऊनु के अंदर जो अंतिम वर्ण है न, इसका इत संज्ञक होता है, यानी कि इसको हलन्त्य लगता है। ये एक बेसिक फर्स्ट सूत्र था जो हमें याद रखना है। उसके बाद सेकेंड सूत्र आता है अदर्शनम लोपः। तो यहाँ पे जो सूत्र दिया इस पर से हमको समझ में आ रहा है कि जिसका दर्शन नहीं होता उसका लोप होता है।
ठीक है, जो हमें ऊपर ऊपर दिख रहा है हम उसके ऊपर से बोल रहे हैं। अब क्या बोला है, जो पहले उपस्थित रहता है, जो वर्ण पहले प्रेजेंट रहता है पर बाद में उसको हम गायब कर देते हैं, उसको हटा देते हैं हम, या बाद में वो वर्ण हमको दिखता नहीं, हम उसको कहेंगे लोप होना। पहले दिखने वाले वर्ण का या पहले उपस्थित रहने वाले वर्ण का बाद में उपस्थित न रहना या बाद में प्रेजेंट न रहना, मतलब उसका लोप संज्ञक होना है। अब उदाहरण लिया जाए तो हम उदाहरण ऐसा ले सकते हैं, अ ई उ न। इस सूत्र के अंदर अंतिम वर्ण न है, इस वजह से वो हो गया इत् संज्ञक, तो उसे हम लोप की संज्ञा देंगे। तो अब लोप किस तरह से होगा, अब आगे वाले सूत्र में देखते हैं। फिर आगे वाला सूत्र है तस्य लोपा, जिसकी इत् संज्ञा होंगी उसका लोप होगा। ठीक है, अभी तक हमने 3 सूत्र पढ़े, हलंत्यम, आदर्शनम लोपा और तस्य लोपा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अयून सूत्र में न इत् संज्ञक है, इत् संज्ञक के परिणाम स्वरूप न का क्या होगा, लोप होगा। और फिर लोप होगा मतलब जो न है वो गायब हो जाएंगे और फिर हमारे पास सिर्फ 3 ही अक्षर बचेंगे, 3 ही वर्ण बचेंगे। वो क्या है, अ ई और उ, और यही अक्षर हमारे पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा माहेश्वरी सूत्र है, तो इसके अंदर ये क्या आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी जिसे अन दिया हुआ है तो हमारा जो न है ये हमेशा एब्सेंट रहेगा। हमें सिर्फ 3 वर्ण याद रखते हैं, अ ई और उ, बट लर्न करते वक्त हमें जो सारे हैं ये सारे के सारे लर्न करने हैं। इसके बाद आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के लिए सूत्र आता है आदिर अंतेन सहिता, मतलब एक वर्ण से लेकर दूसरे वर्ण तक, इन दोनों वर्णों के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उन्हें उनसे प्रत्याहार तैयार होता है। मतलब एक अल्फ़ाबेट से लेकर दूसरे अल्फ़ाबेट तक, जैसे ए टू सी हम इतना सही लेते, तो इनके बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको हम कहेंगे प्रत्याहार। तो ए बी और 3 का मिलकर होगा हमारा एक प्रत्याहार। तो अब ये इसी को हम संस्कृत में देखते हैं। तो संस्कृत में बनाया हमने खर प्रत्याहार। सो अगेन मूविंग टूवर्ड्स द माहेश्वरी सूत्र। यहाँ पे देखो अब कहाँ से शुरू करेंगे हम, ख से। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ख फ छ ढ त च ट त। अब हमने पहले बोला कि हलंत्यम, उसके बाद अदर्शनम लोपा और तस्य लोपा, और इन 3 सूत्रों से क्या हुआ, वो इत् संज्ञक होने की वजह से इसका लोप होता है। ठीक है, तो हमारा वो चले गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास खर प्रत्याहार के लिए क्या क्या बचा, ख फ छ ठ थ च ट त। फिर अभी तो रो कहाँ पे हमारा, ये यहाँ पे है रो, ख से लेके र तक हमको आना है। फिर आता है हमारा क प, फिर यहाँ पे हमारा जो है य इत् संज्ञक होने की वजह से हट जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा श श स, ये 3, और र वापस से इत् संज्ञक होने की वजह से हट जाएगा। तो हमारे खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ख फ छ ठ थ छ ट त क प श स स। ठीक है, यहाँ पे आपको बात आ गई ध्यान में किस तरह से हमारा प्रत्याहार बनता है। सेम वैसे ही अच प्रत्याहार है, अ ई उ रू लू आई औ। तो यहाँ पे इस तरह से बेसिक धीरे धीरे हमारे आपको शायद जो हमारे सूत्र दिए हुए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट आता है अच स्वर भेद, मतलब जो ओ से लेके चो तक है ये सारे हैं हमारे स्वर। तो स्वर के भेद 3 बताए हुए, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। तो ऊ और ऊ के उच्चारण के लिए लगने वाले समय को हम क्या कहेंगे, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। तो ह्रस्व ऊ मतलब सिंपल ऊ, उसको उच्चारण करने के लिए हमें कितना लगता है, तो एक मात्रिक वर्णोच्चार को हम ह्रस्व कहेंगे। फिर द्विमात्रिक मतलब ऊ, इसको उच्चारण करने को हमें ज़्यादा समय लगेगा, राइट। तो द्विमात्रिक वर्णोच्चार को हम कहेंगे दीर्घ। और ऊ, तो यहाँ पे हमको क्या, त्रिमात्रिक वर्णोच्चार को हम कहेंगे लुप्त। फिर आता है हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट, वो है उच्चैर उदात्त, निच्चैर अनुदात्त और समाहार स्वरित। तो यहाँ पे क्या बोला है, तालु आदि स्थान से ऊपर की बाजू में रहने वाले और उच्चारे जाने वाले स्वर को हम कहेंगे उदात्त। फिर तालु जो है हमारी उसके नीचे के स्थान से
उच्चारे जाने वाले स्वर को हम कहेंगे अनुदात्त। और तालु आदि मध्य भाग से उच्चारे जाने वाले स्वर को स्वरित ये संज्ञा दी जाती है। तो तालु जो है उसके ऊपर उदात्त, तालु के नीचे अनुदात्त और तालु के लेवल पे तो उसको हम कहेंगे स्वरित। तो ये जो आपको ऊपर श्लोक दिख रहे हैं, उच्चैर उदात्त, निच्चैर अनुदात्त, समाहार स्वरित, इस पर से भी जो आपको ये कंसेप्ट है वो अपने आप याद रहेंगे। तो आपको बस जो हमारे छोटे छोटे सूत्र दिए हुए, श्लोक दिए हुए उतने याद करने, मतलब आपकी जो कंसेप्ट है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मुख नासिका वचनों अनुनासिक। नासिका के सहायता से मुख से उच्चारण किए जाने वर्णों को हम अनुनासिक संज्ञा देते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। जिस वर्ण का तालवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान रहता है उस वर्ण को हम सवर्ण कहते हैं। तो अभी अभ्यंतर प्रयत्न क्या है ये हम बाद में देखेंगे, मतलब इसी वीडियो के अंदर लास्ट में ये टॉपिक आएगा, तो वहाँ पे हमारा जो है ये क्लियर हो जाएगा कि हमने तुल्यस्य प्रयत्न सवर्ण क्यों कहा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हमें उच्चारण स्थान दिए, तो जैसे हिंदी में रहता है हमारा सेम वैसा ही यहाँ पे भी है, पर संस्कृत में जो उच्चारण स्थान है इनका बहुत महत्व है और हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये VIMP टॉपिक है, क्योंकि ये जो है ये ऑलवेज 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है या 15 मार्क्स के लिए माहेश्वरी सूत्र के साथ कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे सूत्र, वर्ण और उच्चारण स्थान, ये 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो पहला सूत्र आता है हमारा अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो यहाँ पे क्या बोला है, क वर्ग, मतलब क वर्ग अर्थात यहाँ पे कहेंगे क ख ग घ घ। ठीक है। ह और विसर्ग ये सारे कंठ के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं। फिर उसी तरह इच्युशानाम तालु, ई च वर्ग, च छ ज झ झ, य और श तालु के स्थान से उच्चारण किए जाते हैं। फिर रू टर शाना मूर्धा, रू ट वर्ग, ट ठ ड ढ ढ, र और श ये मूर्धा के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं। रू तुलसाना दंतः, रू त वर्ग, ल और स ये दंत द्वारा उच्चारे जाते हैं। उपध्मान्यानाम ओष्ठ, उ प वर्ग और म ये ओष्ठ द्वारा उच्चारे जाते हैं। यमंगनानाम नासिका, य म ग न न म ये जो वर्ण है हमारे ये सारे नासिका द्वारा उच्चारे जाते हैं। उसके बाद है ए देते हो कंठ तालु, ए और ऐ ये कंठ तालु द्वारा उच्चारे जाते हैं। ओ दो त कंठोष्ठ, ओ और औ ये कंठ और ओष्ठ दोनों द्वारा उच्चारे जाते हैं, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। जैसे आप एक एक वर्ण बोलेंगे तो वैसे आपको बराबर ध्यान में आएगा कि हम ये कौन से पार्ट से उच्चार रहे हैं। तो आपको ये इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपको ये कंसेप्ट समझ जाए तो आप ये बराबर ईजीली एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्रयत्न की। तो जो प्रयत्न है वो 2 टाइप के रहते हैं। फर्स्ट है आभ्यंतर प्रयत्न एंड सेकेंड है बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत्त, ईषद विवृत्त और संवृत्त। तो अब ये क्या है, तो सबसे पहले आता है हमारा स्पृष्ट। तो ये क्या बोलता है, तो वायु का जो स्पर्श है, जब हम बोलते हैं तो एयर का जो स्पर्श है वो हमारे स्वर यंत्र को होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट क्या कहता है, वायु का स्पर्श स्वर यंत्र को कम होता है। स्पृष्ट ज़्यादा होता है स्वर यंत्र को वायु का स्पर्श, ईषद स्पृष्ट वायु का स्पर्श कम होता है। उसके बाद आता है विवृत्त, मुंह पूरा खोलना पड़ता है। जो हमारे विवृत्त में आने वाले वर्ण हैं उनके लिए हमको हमारा जो मुंह है उसको पूरा खोलना पड़ता है। और ईषद विवृत्त मतलब मुंह कम खोलना पड़ता है। संवृत्त यानी प्रयोग अवस्था यानी कि अ। तो ये जो है ये हमारे बेसिक आभ्यंतर प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न जो है ये भी हमको एग्ज़ाम में ऑलवेज 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो ये भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सिंपल है याद रखने को, आप सभी लोग इजीली याद रख सकते हैं।
फिर आता है हमारा जो है लास्ट सूत्र, वो है हलो अनंतरः संयोगः। तो ये क्या बोलता है, जब दो व्यंजन कौन से, क ख ग घ, ये जो व्यंजन है, दो व्यंजन स्वर के साथ न आकर एक दूसरे के साथ आकर संयोजित होते हैं तो उसे हम कहेंगे संयोग। बेसिक है, दो व्यंजन मतलब अभी हम जैसे ले लेते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जो हमने लिया अ न त र अ, ठीक है। तो यहाँ पे न और त ये जो है ये हमारे व्यंजन है। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे स्वर के साथ नहीं आ रहे, स्वर यानी कि अ आ ई, तो इनके साथ आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो ये एक दूसरे के साथ आ रहे, दोनों व्यंजन हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे हमारा एक तैयार हुआ जोड़ अक्षर अ न त र, ठीक है। फिर आता है हमारा सुप्तिंग पद्म। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, सुबंत और तिङंत, इन दोनों पद की संज्ञा होती है, ठीक है। सुप प्रत्यय जो है हमारा, ये प्रथमा एक वचन से लेकर सप्तमी बहुवचन के शब्दों को लगता है। प्रत्यय यानी हम बोल सकते हैं हम प्रीफिक्स। और तिङ प्रत्यय जो है प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरुष लेकर क्रियापद को लगता है। तो क्रियापद क्या है, या फिर एक वचन द्विवचन, ये सप्तमी तक क्या है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले जो हमारे नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर देखेंगे। अभी यहाँ पे सुप प्रत्यय किस तरह से लगता है, ये हमें टेबल लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा ये टेबल लर्न हो जाएगा तो हमें समास जो है वो पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो क्या है सुप प्रत्यय, तो सु औजस अम औक्षस ताभ्याम्भिस डेभ्याम्भ्यस सीभ्याम्भ्यस स औस आम डी और सुप। तो ये प्रथमा से लेकर सप्तमी तक आपने देखा होगा कि राम का टेबल है, जैसे राम 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 प्रथमा। तो राम ये जो शब्द है इसके साथ ये जो हमारा सु प्रत्यय है, जब ये जुड़ता है तब जाके वो राम ये एक वर्ण तैयार होता है। इसलिए हमको ये जो सु प्रत्यय के टेबल है इसको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा तिङ प्रत्यय। तो यहाँ पे क्या दिया है, टिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। तो ये हमने देखा कि ये हमेशा से क्रियापद को, क्रियापद यानी कि आपने देखा होंगे पट धातु है, वद धातु है, चुर धातु है, इसे अलग अलग धातु जो है उनके साथ ये लगते हैं। तो अभी आपने सुना होगा या कहीं देखा होगा कि पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठथ पठथ, इस तरह से जो टेबल है वो चलते हैं। तो वहाँ पे पठ धातु को जब तिप लगता है तो वो बनता है पठती, तस लगता है तो पठत, इस तरह से ये जो है ये टेबल बनते हैं। इसलिए हमको सुप प्रत्यय और तिङ प्रत्यय ये दोनों ही पढ़ने बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो संस्कृत का आज का फर्स्ट टॉपिक था संज्ञा प्रकरण, ये पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। फर्स्ट माहेश्वरी सूत्रम, ये पेपर में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है या कॉम्बिनेशन में 15 मार्क्स के लिए आता है। फिर सेकंड आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। थर्ड आता है हमारा अभ्यंतर प्रयत्न। और फोर्थ जो टॉपिक है वो है सुबंत और तिङंत प्रत्यय। ये एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं पूछे जाते, बट ये समास में और जो टेबल्स बनाते हैं हमें उसमें काम में आते हैं। तो इस तरह से हमारा छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा प्रकरण यहाँ पे ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो में बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और आप जो भी नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं आपके लिए ये जो नोट्स है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो, सिंपल हो। So friends, like this video and subscribe to my channel. Thank you. Bye.